4 जुलाई 2013 को हम लोगों ने उस हॉल में अपने संस्था को शिफ्ट किया। का हो भाई, का हाल चल बा? पढ़ावा तरसन लड़कियों को 3 मंथ से 6 मंथ हम लोग निःशुल्क पढ़ाते हैं। उसमें भी कोई गरीब हो, असहाय हो, जो फी देने में असमर्थ हो, आगे वो पढ़ना चाहती है तो उसकी पूरी व्यवस्था हम लोग निःशुल्क देते हैं। स्वामी विवेकानंद स्टडी क्लासेस सिवान, जीरादेवी, मैरवा, बनकटा, सोहनपुर, लास्कर सर का बहुत सहयोग। सपना था तैयारी कर दरोगा बनने का। विद्यार्थी जीवन मेरा बहुत ही सरल रहा। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं, सबसे ज़्यादा हैं, रिकॉर्ड बच्चे हैं। नमस्कार, मैं हूँ सूरज और आप देख रहे हैं नमस्कार पूर्वांचल। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एक ऐसे शख्स उपस्थित हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, जिनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रतिवर्ष दर्जनों की संख्या में विद्यार्थी सफल होते हैं और अनेक सरकारी विभागों में अपनी सेवा प्रदान करते हैं। आप एक ऐसे गुरु हैं जिनके व्यक्तित्व का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि जिनकी सरलता और उदारता हर विद्यार्थी को अपनी तरफ आकर्षित कर देता है। भाजपा रानी से जुड़े हुए एक एक गांव के विद्यार्थियों के अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति प्रेरक जगाने वाले स्वामी विवेकानंद स्टडी क्लासेस के डायरेक्टर श्री सौरभ कुशवाहा सर आज हमारे साथ उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी, और हमारे तरफ से नमस्कार पूर्वांचल चैनल को नमस्कार। सर, मेरा पहला ही क्वेश्चन आपसे यह है कि जब आप विद्यार्थी थे तो विद्यार्थी जीवन के दौरान किन किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा और उन चुनौतियों का सामना आपने कैसे किया? सूरज जी, सबसे पहले हम आपको बता दें कि विद्यार्थी जीवन मेरा बहुत ही सरल रहा है और मैं एक सामान्य परिवार से आता हूं और एजुकेशन की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं हमको सही से नहीं मिल पाई। फिर भी जो भी सुविधाएं मेरे माता पिता ने प्रोवाइड कराया उसी में हमने बेहतर करने का प्रयास किया। और मैंने उस दौरान बहुत सारी चीज़ों को नोटिस भी किया कि अगर विद्यार्थियों को अगर अच्छे स्कूल मिले, अच्छे अध्यापक मिले तो विद्यार्थी बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि एक विद्यार्थी के जीवन में अध्यापक का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो अध्यापक अच्छे हों और फिर आपके स्कूल कॉलेज भी अच्छे हों और समाज अच्छा हो तो फिर इन सारी चुनौतियों से निपटा जा सकता है। सर, कि जब कोई भी विद्यार्थी पढ़ाई करता है तो उसके सपने ये होते हैं कि मैं पढ़ के या तो कोई बड़ा अधिकारी बनूंगा, या तो डॉक्टर बनूंगा, या तो कोई वकील बनूंगा, या किसी सरकारी विभागों में सेवा दूंगा। लेकिन सर, आपने इन सब चीज़ों को न चुन के आपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कैसे इस क्षेत्र में आ पाए? बिल्कुल सूरज जी, मेरा भी सपना था तैयारी करके कुछ बनने का, जैसे दरोगा बनने का और भी बड़े रैंक पे जाने का। लेकिन अभी हमने आपको बताया कि मैं बहुत ही सामान्य परिवार से आता हूँ, तो ये मेरे सपने कहीं ना कहीं टूटते नज़र आ रहे थे। मेरे घर के लोग चाहे हम कहीं बाहर जाके नहीं पढ़ सकते थे, मनी प्रॉब्लम थी, बहुत सारी अन्य समस्याएं भी थी। हमने सोचा कि ऐसा करते हैं कि सेल्फ स्टडी के साथ साथ सेल्फ स्टडी करते हैं और सेल्फ स्टडी करके फिर हम अपना जो हम चाहते हैं, नहीं बड़े पद पे जा पाएंगे, पुलिस भी बनेंगे, दरोगा ही बनेंगे, लेकिन उसकी तैयारी हम सेल्फ स्टडी ही करना शुरू कर दिए और हमें बहुत ही अच्छी जानकारी हो गई। फिर उसके बाद ने ये सोचा कि भाई जब तक नौकरी नहीं लगती है तब तक एक संस्था शुरू किया जाए जिसमें गरीब बच्चे या ग्रामीण बच्चों को तो सेवा दिया जाए। और सर, जब आप पढ़ाना शुरू किए उसमें आपकी उम्र क्या थी? सूरज जी, मेरा उस समय उम्र 2013 की बात है सूरज जी। 2013 में मैं बीएससी पास आउट हुआ था। उस समय मेरी उम्र लगभग 19 या 20 साल रही होगी। सूरज जी, अभी हम बता रहे थे आपको कि हमारी भी बहुत सारी तमन्नाएं थी कि हम भी जाके बड़े शहरों में तैयारी करेंगे और तैयारी करके अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। लेकिन समस्याओं को जैसे हमको ये मौका नहीं मिल पाया, तो हम ये सोचे कि जब तक नौकरी नहीं हो जाती, जब तक हम सिपाही या दरोगा नहीं बन जाते हैं, तब तक हम क्या करते हैं कि अपने ही क्षेत्र में एक संस्था को शुरू करते हैं और उस संस्था में जो भी बच्चे इच्छुक हैं, जो भी बच्चे आएंगे, उनको हम एक नए सिरे से उनको प्रिपरेशन कराना शुरू करेंगे। सर, स्वामी विवेकानंद हर युवाओं के आदर्श होते हैं, तो आपने अपने संस्था का नाम स्वामी विवेकानंद स्टडी क्लासेस रखा, तो इसके पीछे क्या मंशा रही कि मैं अपने संस्था का नाम स्वामी विवेकानंद ही रखूंगा? जी सूरज जी, जैसे
हम बीएससी पास आउट करने के बाद अपना प्रिपरेशन के साथ साथ एक छोटे से संस्था की शुरुआत हुई और मेन रोड पे भाटपरानी भिंगारी मेन रोड पे ही एक छोटा सा कमरा लिया गया। उस कमरे में मतलब आसपास के लोगों से कुछ चेयर यानी कुर्सियां मांग ली गई। एक बोर्ड हम लोग बना लिए। बोर्ड बना के उस रूम में हम लोग अपना पढ़ाना शुरू कर दिए। सबसे पहले ज़रूरी था कि बच्चे कहाँ से आएंगे और बच्चों को कैसे बताया जाएगा। तो सबसे पहले मैंने अपने दोस्तों को पढ़ाना ही शुरू किया और फिर उनके साथ दोस्तों के साथ 1-2 बच्चे आए शुरू में, ठीक है। और वो बच्चे सर्टिफाई हुए 2-4 दिन क्लास करने के बाद, तो उनके माध्यम से और भी बच्चे जुड़ गए और 15-20 दिन में संख्या 50 के आसपास हो गई और वो कमरा भी फुल हो गया। और फिर हम लोग के सामने 2 चुनौती आ गई कि एक ब्रेंच की समस्या, ब्रेंच बच्चों के बैठने की समस्या, और दूसरी समस्या ये आ गई कि हम लोगों के लिए एक बड़ा हॉल की ज़रूरत पड़ गई कि बड़ा हॉल रहेगा तभी बच्चे मैनेज हो पाएंगे, क्योंकि लगातार बच्चे बढ़ते जा रहे थे, रिस्पॉन्स अच्छा जा रहा था, ठीक है। तो फिर अभी उस समय तक कोच संस्था का नाम नहीं रखा गया था, ऐसे ही संस्था चल रही थी, बिना नाम के ही चल रही थी। लेकिन आप इस चीज़ को जानते हैं कि कोई भी संस्था शुरू किया जाता है तो उसका नाम देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वही नाम की वजह से वो संस्था जाना जाता है। तो फिर हम लोगों ने रोड पे ही एक नवनिर्मित मकान थी, उसमें एक हॉल था। हम लोगों ने मकान मालिक से बात किया। मकान मालिक शुरू में तो तैयार नहीं हुए, लेकिन बाद में वो तैयार हो गए कि चलिए एजुकेशन की बात है तो हम दे देंगे भाड़े पे, ठीक है। हम लोगों ने किराए पे उस हॉल को ले लिया और फिर 4 जुलाई 2013 को हम लोगों ने उस हॉल में अपने संस्था को शिफ्ट किया और उसी दिन नाम दिया स्वामी विवेकानंद स्टडी क्लासेज। स्वामी विवेकानंद नाम देने के पीछे रीज़न ये था कि हम लोग के जो युवाओं के जो यूथ आइकन माने जाते हैं स्वामी विवेकानंद माने जाते हैं। और आपको भी पता होगा शिकागो सम्मेलन में उन्होंने भारत का परचम लहराया था और देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये युवाओं के आदर्श माने जाते हैं। और प्रतियोगी परीक्षा युवाओं के लिए ही होता है, युवा ही तैयारी करते हैं। और यूथ आइकन की वजह से हम लोगों ने विचार किया कि कुछ हाईटेक नाम न रख के, आधुनिक नाम न रख के, लॉन्चर कैरियर ये सब नाम रख के एक महापुरुष के नाम से रखा जाता है, ताकि युवा भी जो पढ़ने आएंगे इनके विचारों से काफ़ी प्रेरित होंगे। ये महापुरुष हैं तो फिर युवा इनसे तो मोटिवेट होंगे ही होंगे और भारत के लिए तो बहुत गर्व की बात है। चल सर, स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी उपलब्धि को हासिल करता है तो उसको अनेकों संघर्षों का सामना करना पड़ता है। तो आप शुरू में ही हमसे एक बात बताया कि आप एक सामान्य से परिवार से आते हैं, तो जब आपने अपने संस्था की शुरुआत किया तो आपको भी अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। तो शुरुआत के दिनों में कौन से वैसे व्यक्ति आपके साथ रहे जिन्होंने आपका मनोबल बढ़ाया और आपका सहयोग किया? जी सूरज जी, हमारे साथ हमारे प्रिय मित्र भास्कर पांडे जी, जो हम लोग साथ ही में बीएससी किए थे और हमारे एक पारिवारिक सदस्य हैं और भाई समान हैं। और हमारी माँ भी उनको अपना पुत्र समान ही मानती थी। तो भास्कर पांडे जी और हम दोनों लोग मिल के स्वामी विवेकानंद स्टडी क्लासेज की नींव रखे थे, हम लोग दोनों लोग मिल के। और भास्कर सर का बहुत सहयोग रहा। इस समय वो भास्कर सर रेलवे में सेवा दे रहे हैं। सर, जैसे कि आप अपनी संस्था में अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, तो मुख्य रूप से आप किन किन परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं? सूरज जी, भाटपरानी की नगरी शिक्षा का नगरी मानी जाती है, शिक्षा का केंद्र रहा है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे अध्यापक हुए और बहुत ही अच्छे अच्छे शैक्षिक संस्था है। तो हमने ये भाटपार में ये नोटिस किया भाटपरानी में कि प्रतियोगी परीक्षाओं का कोई अच्छा संस्थान नहीं है। तो हमने प्रतियोगी परीक्षाओं को ही चुना और हमने ये सोचा कि अंदर से भी आवाज़ आई कि हम इसमें बेस्ट कर सकते हैं और हम इसमें बहुत अच्छा दे सकते हैं। तो और उसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हमने ये सोचा कि भाई बहुत बड़े लेवल की तैयारी तो यहाँ पे हो नहीं पाएगी। उस लेवल के टीचर्स, उस लेवल की फैकल्टी और उस लेवल के बच्चे भी मिलने चाहिए, ठीक है। तो हमने सोचा कि ग्रामीण क्षेत्र है तो हम एसएससी में एमटीएस लेकर सीजीएल तक, जैसे एमटीएस हो गया, सीएचएसएल होगा, आपका एफसीआई हो गया, एसएससी सीपीयू होगा, एसएससी सीजीएल हो गया। एसएससी के जितने भी स्ट्रीम में सारे एसएससी की तैयारियां मेरे यहाँ होती हैं। एसएससी के साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी यानी राजस्व विभाग की जो भी भर्ती आती हैं उसकी तैयारियां मेरे यहाँ कंप्लीट होती हैं। उसके अलावा आरओ है, उसके अलावा रेलवे में ग्रुप डी से लेकर एनटीपीसी से लेकर टेक्नीशियन तक की तैयारी होती है। हमारे यहाँ
सूरज जी, उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ उत्तर प्रदेश दरोगा, बिहार पुलिस बिहार दरोगा, यूपी उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा, जो भी वनडे एग्जाम है लगभग सबकी तैयारी होती है मेरे यहाँ। सर, जब आप विद्यार्थी थे उस समय के विद्यार्थियों में और वर्तमान समय के विद्यार्थियों में आप कितना अंतर समझते हैं? उस समय जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय मोबाइल नहीं हुआ करता था और न सोशल मीडिया पे अकाउंट हुआ करते थे, न रील्स बनते थे, न बच्चे रील्स देखते थे, न फेसबुक चलाते थे, न व्हाट्सएप चलाते थे। उस समय व्यतीत करने का 2 ही 3 माध्यम थे कि घर का काम कीजिए, फिर पढ़ाई कीजिए, उसके बाद खेलिए, बस यही 3 मतलब उसमें विकल्प मौजूद थे। तो अधिकांश बच्चे बुक्स पढ़ते थे, बुक्स पढ़ के सीखते थे और बुक्स उनको बहुत आगे ले गया। और आज के समय में ये अंतर है कि बच्चे अपना अधिकांश समय, अपना गोल्डन टाइम 24 घंटे का जो महत्वपूर्ण समय है, अपना समय सोशल मीडिया पर दे देते हैं। सभी बच्चे नहीं, सब बच्चे एक जैसे नहीं हैं, लेकिन उसमें से जो उतने समझदार नहीं है, अधिकांश समय अपना सोशल मीडिया पर देते हैं, रील्स बनाने में, रील्स देखने में, ठीक है, अन्य चीज़ों में व्यतीत कर देते हैं और बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं। हमने ये भी नोटिस किया कि आज के समय में कोई बच्चा अपने घर पे आधे घंटे भी बुक्स नहीं पढ़ पा रहा है, तो चीज़ों को क्या सीखेगा, वो क्या अपने लाइफ में बेहतर कर पाएगा, ठीक है, यही अंतर है। सर, जैसा कि आपने एक बात बताया कि अभी तक आपके यहाँ के लगभग हजारों विद्यार्थी सफल हो चुके हैं, लेकिन स्वाभाविक सी बात है जब विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते हैं तो कुछ विद्यार्थी यहाँ असफल भी होते होंगे। तो जो विद्यार्थी सफल हुए हैं उन विद्यार्थियों में और जो विद्यार्थी असफल हुए हैं, इन दोनों विद्यार्थियों में क्या अंतर आपको देखने को मिलता है? सूरज जी, प्रत्येक बच्चा खास होता है, लेकिन बच्चों का मानसिक लेवल अलग अलग होता है और ये भी दुनिया में सच है कि सभी बच्चे सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो जो बच्चे यहाँ से सफल हुए हैं उनकी सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उनके अंदर पेशेंस मतलब धैर्य था और उसके साथ साथ रेगुलरिटी थी, सिलेबस एनालिसिस करने का तरीका था और कंटिन्यू कोचिंग करते रहें और हम लोग के मार्गदर्शन में पढ़ते रहें और फिर चीज़ों को सिलेबस पढ़ के कंप्लीट करना, उससे रिवीजन करना, फिर जो परीक्षा निकालना उसका सेट मारना, ये सारी चीज़ें उनके अंदर रही। अब बाकी जो बच्चे असफल हुए हैं वो भी मतलब छोटी छोटी कमियों की वजह से, लेकिन वो बच्चे असफल बच्चे जहाँ पर भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी सीखे हैं वो अपने जीवन में उसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं और वो भी सफल हैं। प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में सभी बच्चे यहाँ से पढ़ने के बाद बहुत कुछ सीखे और अपने जीवन में उसका पालन कर रहे हैं। सर, आपके संस्था में बच्चे कहाँ कहाँ से पढ़ने आते हैं? हमारे संस्था में जैसे जैसे हमारे संस्था को तो सबसे पहली चीज़ कि कोई पोस्टर बैनर और ये पोस्टर चिपका के दूर दूर तक ऐसे प्रचार प्रसार नहीं होता है। जो भी हमारे यहाँ विद्यार्थी जुड़ता है, रेगुलर क्लास करता है, रिस्पॉन्स मिलता है, उस विद्यार्थी को अन्य विद्यार्थी देखते हैं कहाँ से पढ़ा है, कैसे सफल हुआ है और फिर एक विद्यार्थी से दूसरे विद्यार्थी जुड़ते जाते हैं, एक बहुत अच्छा नेटवर्क बन जाता है। और ऐसे नेटवर्क नहीं बनता है जब यहाँ पे बेटर एजुकेशन दिया जाता है, जब बच्चों को रिस्पांस मिलता है, वही बच्चे दूसरे को बताते हैं, दूसरा भी आता है देखने के लिए कि हम उस संस्था में चल के देख लेते हैं कैसी पढ़ाई होती है, वो भी आता है, पढ़ता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे हमारे संस्था का दायरा बढ़ता जाता है और बहुत सारे बच्चे मतलब जुड़े, यहाँ से पढ़ाई किए। और जहाँ तक बात है कहाँ कहाँ से बच्चे हमारे संस्था में आते हैं पढ़ने के लिए, तो आपको जान के हैरानी होंगी, हमारे संस्था में सिवान, जीरादेई, मैरवा, बनकटा, सोहनपुर, लार, मईल, खुखुंदू, भटनी, उसके अलावा इधर का क्षेत्र देख लीजिए तो भिंगारी, भोरे, भवानी छापर, ये पूरा भटनी, कुकुर घाटी और बहुत सारे बिहार के भी बच्चे जो भाटपारानी में रूम लेके मदन मोहन मालवीय पीजी कॉलेज में पढ़ते हैं, वो बच्चे हमारे यहाँ तैयारी करते हैं। तो एक तरह से आसपास के 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के रेंज के बच्चों को छोड़िए, वो तो आते ही आते हैं, 10 से 15 किलोमीटर रेंज के बाहर के भी बच्चे पर्याप्त मात्रा में हमारे संस्था में आके पढ़ के लाभ उठाते हैं। सर, आपके यहाँ एक बैच में कितनी संख्या लगभग आती है? जब भर्ती आती है तो बच्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो हमारे फर्स्ट बैच में हमेशा संख्या 200-300 प्लस ही रहती है। बाकी सेकंड बैच में कभी 100, कभी 80, कभी 125, कभी 60, फिर शाम वाले बैच में भी कभी 100, कभी 150, कभी 80 ऐसे होती है। मतलब हमेशा संस्था में 400, 500, 600 बच्चे बने रहते हैं।
सर अक्सर बच्चे जब तैयारी करते हैं तो कुछ बच्चे तो सफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे वहाँ असफल हो जाते हैं। तो जो बच्चे असफल हो जाते हैं उनके ऊपर पारिवारिक या सामाजिक अनेकों समस्याएं रहती हैं, जिसको लेकर वो तनाव में पड़ जाते हैं और कभी कभी स्थिति तो ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि वो आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगते हैं। तो सर आप उन विद्यार्थियों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? सूरज जी, जो बच्चे सफल हो जाते हैं वो तो खास होते ही होते हैं हमारे। जो बच्चे नहीं सफल होते हैं वो भी मेरे खास होते हैं। और अगर जो बच्चा अगर बहुत मेहनत किया है और असफल हो गया, जो बच्चे मेहनत नहीं करते हैं अगर वो असफल हो जाते हैं तो उनको खुद अफसोस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे काफ़ी मेहनत किए रहते हैं, अच्छे से पढ़ाई किए रहते हैं, रेगुलर पढ़ाई किए रहते हैं और लंबा समय दिए रहते हैं, किसी कारणवश या मेरिट में पॉइंट से 1 नंबर से अगर छट जाते हैं और असफल हो जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं। तो दुखी हो जाते हैं तो हम उन बच्चों को व्यक्तिगत बुलाकर मिलते हैं, चीज़ों को समझाते हैं। हमारे द्वारा ये भी कहा जाता है कि जीवन अनमोल है और जीवन में एक अगर रास्ते बंद होते हैं तो अनेकों रास्ते खुल जाते हैं। और तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आप अगर एक सर्विस ही नहीं पाए हैं ना, बाकी पूरा जीवन आपके सामने पड़ा है। हमारे सामने बहुत सारे रास्ते हैं, उसमें अपना फ्यूचर बनाया जा सकता है। और हम आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, हमसे जो भी सहयोग लेना चाहते हैं और मेरी जितनी क्षमता होगी हम आपका सहयोग करेंगे। बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और मतलब ऐसे समझाता है। और पेरेंट्स भी अगर ताना वाना देते हैं तो उनको भी मैनेज करता है और सब कुछ सामान्य हो जाता है, सारे बच्चे खुश हो जाते हैं, फिर अपना जीवन उनका फिर अच्छे से चलने लगता है। हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों के पास उस प्रकार की जानकारियां नहीं मिल पाती हैं, जिससे वो अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि हमारे पड़ोस के कोई चाचा हैं, अगर वो बड़े अधिकारी हैं तो हमें इनके जैसा बनना चाहिए। फिर देखते हैं कि हमारे पड़ोस के ही कोई भैया हैं या कोई बड़े डॉक्टर हैं तो हमें इनके जैसा बनना चाहिए, और विद्यार्थी यही कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो सर मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि विद्यार्थी अपने जीवन में लक्ष्य को निर्धारित कैसे करे? जी, सबसे पहले प्रत्येक विद्यार्थी के पास थोड़ा सा समझदारी होनी चाहिए कि अगर मेरे पड़ोस का कोई डॉक्टर बन गया, मेरे पड़ोस का कोई यूपीएससी निकाल लिया, या मेरे पड़ोस का कोई इंजीनियर बन गया, मेरे पड़ोस का कोई दरोगा बन गया, चाचा हो चाहे भैया हो चाहे कोई भी बन गया, तो अगर वो बन जाता है तो हम उसी के चक्कर में पड़ जाते हैं कि हम भी इसको बनना है। तो सबसे पहली चीज़ वहीं पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। सबसे पहली चीज़ की तुलना नहीं होनी चाहिए और प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए। और बच्चा अपनी क्षमता को पहचान गया तो वो दरोगा बनने की क्षमता भी तो दरोगा बन जाएगा, अगर उसे डॉक्टर बनने की क्षमता होगी तो डॉक्टर बनेगा, उसे अगर इंजीनियर बनने की क्षमता होगी तो इंजीनियर बनेगा। सबसे पहली चीज़ होती है बच्चे को अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए कि हम इस चीज़ को पाने के लिए मेहनत कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसमें कितना सफल हो पाएंगे, कितने लंबे समय तक मेहनत कर पाएंगे, हमारे घर के लोग भी सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, या मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे को पहले हम लोग ये सारी चीज़ें बताते हैं कि भाई देखा देखी ना करो, फिर अपना क्षमता को पहचानो और जितनी क्षमता है उसी के अनुसार मेहनत करो और तुमको भी जॉब मिलेगा। सर आपके जीवन से जुड़ा कोई ऐसा महत्वपूर्ण किस्सा जो आप साझा करना चाहें? सूरज, ये हमारा जीवन किस्सों से भरा हुआ है और बहुत सारी हमारे जीवन में घटनाएं घटी। कुछ घटनाएं दुखद रहीं, कुछ अत्यंत सुखद रहीं, तो किस्सों से भरा है। एक आपको रोचक किस्सा सुना रहे हैं। जब संस्था की शुरुआत हो गई थी, हम लोग की उम्र बताए ही थे कि 19-20 साल थी। तो फर्स्ट बैच 7 से 9:30 चलता था। उसी दौरान फर्स्ट बैच में सबसे पहले क्लास हम लेते थे। तो हम क्लास लेके उस समय हम लोग का ऑफिस नहीं हुआ करता था, अंदर मकान में अंदर हॉल था, क्लास चल रहा था अंदर, ठीक है। तो हम क्लास लेके बाहर आ जाते थे और हमारे बाद भास्कर सर मैथ पढ़ाने जाते थे। तो हम बाहर ऐसे ही खड़े रहते थे या कुछ पेपर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते थे। तो एक बार की घटना है कि हम बाहर ऐसे ही न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे थे, तो 3 बच्चे आए बाइक से, हमसे बोले का हो भाई, का हाल चल बा। तो हम बोले कि अरे भैया ठीक तो है, अपना बताइए। तो हम भी भोजपुरी में ही बोले। तो उनके द्वारा ये बोला गया कि वो बच्चे ये समझे कि ये कोई विद्यार्थी या अंदर क्लास चल रहा है, ये क्लास पढ़ के बाहर घूम रहा है। तो हमसे पूछे, विद्यार्थी समझ के पूछे, क्योंकि उम्र भी उनकी भी गलती नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो नए, हम लोग भी नए थे, वो भी हम लोग के हम उम्र थे और पढ़ने आए थे, पूछने आए थे। उनको लगा कि कोई विद्यार्थी होगा। तो कहा हो भाई, का हालचाल, भोजपुरी में ही बोला।
मतलब ठीक बा भाई, आपन बताओ तो कैसन पढ़ाओ तारा सुनी, ठीक बा बढ़िया पढ़ाओ दर्शन भाई, ठीक बा एक बार पढ़ के देख लो। तो फिर बोले कि ऐसन बा कब से दूसरा का बैच चालू है, तो हम बोले कि 9:30 बजे से चालू होगा। तो हमने रुक जाता है जा, तो पढ़ के देख ही लेता है जा, बहुत दूर से आयल बनी जा, ठीक बा कैसन पढ़ाओ तारा सन भाई। तो हमने ये नहीं बताया कि हम अध्यापक हैं, हम भी बोले कि ठीक है पढ़ाओ तारा सन, लेकिन पढ़ के देख ले बोलो तो ठीक रही, अच्छा रही तो पढ़िए लो, ना तो फिर कोनो बात नहीं खे। तो फिर सेकेंड बैच का टाइम, फर्स्ट बैच ओवर हुआ, वो बच्चे रुके हुए थे और सेकेंड बैच चालू हुआ। तो सेकेंड बैच में वो बच्चे क्लास में जाके बैठ गए और सेकेंड बैच में पहला क्लास मेरा था। और जब हम क्लास में एंट्री किए उन बच्चों की बोलती बंद हो गई। सोचा कि जिससे बोल रहे थे बच्चे, सोचे कि जिससे हम बोल रहे थे का वो काल चलवा कैसन पढ़ाओ तरसन, यही पढ़ाने आ गया। तो बच्चे एकदम शांत हो गए और डिप्रेशन में आ गए। हम बोले कि कोई बात नहीं, हम बच्चों को समझाएं क्लास में कोई बात नहीं। वो बच्चे मतलब थोड़ा परेशान हो गए कि भाई हम ये तो सर थे, हमने सर से गलत शब्दों में बात कर लिया। बोले कोई बात नहीं, कोई मैटर नहीं करता, ये सबसे हो सकता है, ठीक है। और सिमिलर में ऐसी बातें हो जाती हैं और हम लोग भी आपके उम्र के हैं तो कोई मैटर नहीं करता है। तो ये बहुत रोचक घटना थी। वो बच्चे हमेशा नज़र मिलाने से थोड़ा सा कतराते थे। नहीं बिल्कुल सर, 19 वर्ष का उम्र एक ऐसा उम्र होता है जब युवा समझ नहीं पाता कि हमें कब सिंसियर होना चाहिए और कब सिंसियर नहीं होना चाहिए। तो आपके जीवन की तो मैं भी एक बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि 19 साल की उम्र में भी आप इतना सिंसियर हो गए और पढ़ाना शुरू कर दिए। सर आप अपने जीवन में अपना आदर्श किसे मानते हैं जिससे आप इतना मोटिवेट रहते हैं? सूरज जी, हम अपने जीवन में सबसे पहले तो आदर्श अपने माँ को मानते हैं। उसके बाद हमारे जीवन में बचपन से लेकर और जहाँ तक हम लोग पढ़ाई किए, हम पढ़ाई किए जीवन काल में जो भी हमारे सर लोग आए, गुरु लोग आए, हम सबका अपने जीवन में बहुत योगदान मानते हैं। हमने सबसे कुछ न कुछ सीखा है और उन लोगों का आशीर्वाद ही रहा है कि हम उनके आशीर्वाद की वजह से हमको मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है और हम मेहनत करते हैं और मेहनत से ही सफल है। सर अक्सर विद्यार्थी इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि क्या सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का प्रारूप एक ही होता है या अलग अलग होता है? जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जैसे एसएससी हो, रेलवे हो, यूपी SSSC हो, पुलिस हो, दरोगा हो, तो उसमें सिलेबस में अंतर होता है जी। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे सिलेबस में कुछ किसी में कुछ अंतर होता है, किसी में ज़्यादा अंतर होता है। जैसे रेलवे की बात करें सूरज जी, तो रेलवे में पूरा मैथ पूरा तैयार करना होता है और पूरा रीजनिंग तैयार करना होता है, फिर पूरा जीके जीएस तैयार करना होता है, साइंस उसमें ज़बरदस्त तरीके से तैयार करना होता है, फिर करंट अफेयर्स तैयार करना होता है। रेलवे में हम लोग जिस लेवल तक की तैयारी कराते हैं, टेक्नीशियन, NTPC और ग्रुप डी, उसमें उसमें हिंदी और इंग्लिश का कोई रोल नहीं होता है। तो रेलवे की परीक्षाओं में हम लोग सबसे ज़्यादा मैथ पे, साइंस पे, जीके जीएस पे, करंट पे और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं और बच्चे बेस्ट कर जाते हैं। SSC की बात करें तो SSC में इंग्लिश इंक्लूड हो जाता है और SSC का पैटर्न रेलवे से अलग होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन के भी लैंग्वेज अलग होता है और सिलेबस भी थोड़ा अलग होता है, पैटर्न भी अलग होता है। तो जो बच्चे SSC की तैयारी करते हैं तो उनको उसी पैटर्न पे हम लोग ट्रेन करते हैं, उसी पैटर्न पे उनको हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। यूपी SSSC की बात करें तो यूपी SSSC का भी थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है। तो यूपी SSSC को भी उसी पैटर्न के अनुसार हम लोग पढ़ाते हैं। और जहाँ तक कि दरोगा और पुलिस की बात की जाए तो उसका भी पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादा का अंतर नहीं होता, अलग अलग परीक्षाओं में थोड़ा बहुत अंतर होता है और वो हम लोग मैनेज कर लेते हैं कैसे क्या करना है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम अगर आ जाएगा तो हम लोग 2 महीना 3 महीने पहले उत्तर प्रदेश पुलिस का ही सेट मारवाना शुरू कर देंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस का ही सारा क्वेश्चन रिवीजन कराना शुरू कर देंगे। सिलेबस पढ़ाना बंद करके रिवीजन वाला काम चलता है तो बच्चे बेस्ट कर जाते हैं। सर आपके यहाँ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए जो विद्यार्थी आते हैं उनको आपके द्वारा कैसे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है? हमारे यहाँ जो भी विद्यार्थी प्रिपरेशन करते हैं यानी तैयारी करते हैं
तो हमारे यहाँ कोई स्टडी मटेरियल खुद के द्वारा बना के बेचा नहीं जाता है। सबसे पहले हम लोग जीरो लेवल से सिलेबस उन बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। मैथ वाले सर हमारे मैथ जीरो लेवल से पढ़ाते हैं स्टैंडर्ड लेवल तक। हिंदी वाले सर हिंदी पढ़ाते हैं पूरा जीरो लेवल से स्टैंडर्ड लेवल तक। अंग्रेजी वाले सर पूरा अंग्रेजी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं का अंग्रेजी जीरो लेवल से स्टैंडर्ड लेवल तक पढ़ाते हैं। और रीजनिंग और जीके जीएस करंट की बात करें तो वो भी जीरो लेवल से ही चलता है। तो सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट में पहले उस टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी लेसन में जो टॉपिक पढ़ाना होता है उस टॉपिक के बारे में क्लास में लेक्चर क्लास होता है, जिसमें बच्चों को लेक्चर देके उस टॉपिक के बारे में बेहतरीन तरीके से समझाया जाता है। फिर समझाने के बाद फिर दूसरे राउंड में उसका नोट्स बनवाया जाता है टीचर के द्वारा। तो इससे बेनिफिट ये हो जाता है कि बच्चे एक बार तो समझते हैं उस टॉपिक को लेक्चर के माध्यम से, दूसरी बार उस टॉपिक को लिखते हैं तो 2 बार क्लास में ही रिवीजन हो जाता है। और नोट्स उनको रेडीमेड ऐसे डायरेक्ट नोट्स देने से अच्छा है कि उनको नोट्स क्लास में तैयार कराया जाता है। उसका बेनिफिट ये मिलता है कि अपने कलम से लिखते हैं तो उसका एक तैयार करने में अलग रोल साबित होता है। तो हम लोग बच्चों को क्लास में नोट्स बनवाते हैं और बाकी घर पे पढ़ने के लिए कुछ हम लोग बुक सजेस्ट करते हैं। वो बच्चे बुक मार्केट से ले लेते हैं। बुक में जैसे मान लीजिए कोई बच्चा शुरू में प्रिपरेशन करता है तो बेसिक के लिए जीके जीएस के लिए हम लोग लूसेंट सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं कि लूसेंट आप खरीद लो, 6 मंथ उसे पढ़ो और तैयार कर लो। उसके बाद और भी हम लोग मोटी मोटी अलग अलग राइटर की बुकें लिखेंगे, ठीक है। फिर मैथ की बात करें तो जिस बच्चे का मैथ ठीक ठाक होता है तो उस बच्चे को एसीडी यादव आर एस अग्रवाल हम लोग अपने घर पे लगाने के लिए बोल देते हैं। बाकी सर के द्वारा तो मैटर दिया ही जाता है, पर वो मैटर पर्याप्त होता है। लेकिन घर पे क्वेश्चन लगाने के लिए, पढ़ने के लिए मैथ में एसीडी यादव आर एस अग्रवाल हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। जो बच्चे मैथ में वीक होते हैं तो एक अरिहंत की नोट ट्रिकी मैथमेटिक्स आती है, वो बेसिक तैयार करने के लिए। चाहे एक सगीर अहमद की बुक आती है, सगीर अहमद विद्यासागर, ठीक है। तो वो बुक बेसिक तैयार करने के लिए मैथ का लिख दिया जाता है और 6 महीना उससे बच्चा पढ़ता है। उसके बाद आर एस अग्रवाल और एसीडी यादव का बुक वो बच्चा पढ़ता है। उसी प्रकार हिंदी में भी हम लोग लूसेंट सबसे पहले बच्चों को सजेस्ट करते हैं। उसके बाद जब लूसेंट बच्चा पढ़ के क्लियर कर लेता है, तैयार कर लेता है, तो और भी अच्छी अच्छी बुकें हैं हिंदी की, हम लोग उसको भी सजेस्ट करते हैं। उसके बाद बच्चे वो बुक पढ़ते हैं। रीजनिंग में भी वही होता है कि सबसे पहले फ्रेशर छात्र को अरिहंत आर के झा की बुक सजेस्ट करते हैं। जब 6 मंथ में वो बच्चा वो बुक से पूरा क्लियर कर लेता है तो फिर अगर एसएससी का प्रिपरेशन कर रहा है तो हम लोग किरण एसएससी को सजेस्ट करते हैं, मास्टर रीजनिंग सजेस्ट करते हैं। तमाम मोटी मोटी बुकें हैं जो तो इस प्रकार हम लोग घर पे पढ़ने के लिए बुक्स सजेस्ट करते हैं और बाकी कोचिंग क्लास में हम लोग लेक्चर के बाद उसको नोट्स बनवाते हैं। और कोई ऐसे नोट्स हम लोग नहीं देते हैं जी। सर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को क्या 15-15 घंटा 20-20 घंटा पढ़ना जरूरी होता है? नहीं सूरज जी, ज़रूरी नहीं है कि 15 घंटा 20 घंटा पढ़ेंगे तभी सफल होंगे। बिल्कुल नहीं। अगर विद्यार्थी 5 घंटा भी सही से पढ़ता है, 6 घंटा भी सही से पढ़ता है, 7 घंटा भी सही से पढ़ता है, 8 घंटा भी सही से पढ़ता है तो उसको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा, बशर्ते वो सही तरीके से और ईमानदारी से पढ़े। ज़रूरी नहीं कि 15 घंटा 20 घंटा पढ़ेंगे तभी सफल होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सर, जब परीक्षाएं आ जाती हैं तब विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते हैं, तो आपके हिसाब से विद्यार्थियों को परीक्षा के अंतिम महीनों में किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए? सूरज जी, अगर विद्यार्थी फार्म अप्लाई किया, उसका परीक्षा या परीक्षा नज़दीक है, 1 महीना 1.5 महीना बचा है, तो उस विद्यार्थी को वो विद्यार्थी पहले से पढ़ रहा है तो सिलेबस कंप्लीट ही कर लिया होगा। तो उस समय ज़रूरी ये होता है कि सिलेबस न पढ़ के जितना पढ़ा गया उसका रिवीजन किया जाए। जो भी एग्ज़ाम देना है, जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसका सेट मारा जाए और कम से कम प्रत्येक दिन 1 सेट कंप्लीट कर लिया जाए। सेट भी मारने का एक तौर तरीका होता है जो हम लोग के द्वारा क्लास में बच्चों को बताया जाता है। तो जब परीक्षा 1 या 1.5 महीना बचे तो बच्चों को रिवीजन करना चाहिए और सेट मारना चाहिए और टेंशन फ्री रहना चाहिए। सर, जब परीक्षाएं नज़दीक आने लगती हैं तो विद्यार्थी देखता है कि किस चीज़ की परीक्षा है और उसको लगता है कि रेलवे की परीक्षा है तो वही विद्यार्थी रेलवे की तैयारी करता है। फिर वो देखता है कि पुलिस की परीक्षा है तो वही विद्यार्थी पुलिस की भी तैयारी करता है। फिर देखता है कि बैंक की परीक्षा है तो वही विद्यार्थी बैंक की भी तैयारी करता है। तो आपको क्या लगता है कि विद्यार्थी को केवल एक परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए या फिर सभी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहिए? सूरज जी, अभी हमने आपको बताया कि एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस फोर्स हो, यूपी SSSC हो, उसमें सिलेबस में अधिकांश चीज़ें कॉमन होती हैं।
तो जब सिलेबस में अधिकांश चीज़ें कॉमन होती हैं, तो अगर विद्यार्थी रेलवे का फार्म अप्लाई किया है और रेलवे का फार्म अप्लाई किया, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी किया है, तो उसमें अधिकांश सिलेबस वो पढ़ लिया है, तो उसमें रेलवे में कुछ चीज़ें अलग से इंक्लूड करनी होती है, तो वो अलग से इंक्लूड करके उसके क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। अपनी क्षमता के अनुसार उस चीज़ों को फिर जो अलग से रेलवे में इंक्लूड है उसको पढ़ के तैयार करके रेलवे का भी एग्ज़ाम दे सकता है। वो बच्चा एसएससी का भी एग्ज़ाम दे सकता है, लेकिन दोनों एग्ज़ामों में अंतर होना चाहिए, क्योंकि रेलवे का एग्ज़ाम दे के तुरंत आप एसएससी का एग्ज़ाम हो तो बेस्ट नहीं कर सकते हैं। एसएससी में भी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा से इंक्लूड होती हैं, उसको अलग से टाइम चाहिए रिवीजन करने के लिए, दोहराने के लिए और पढ़ने के लिए, तैयार करने के लिए, सेट मारने के लिए। तो अगर गैप हो, इन अलग अलग परीक्षाओं में गैप हो, तो विद्यार्थी मैनेज कर सकता है, क्योंकि अधिकांश सिलेबस इनका कॉमन होता है। सर, क्या आप फिल्में देखते हैं और फिल्मों को देखने के बाद आप उसे कैसे सीखते हैं? सूरज जी, हम फिल्में देखना बहुत पसंद करते हैं, और फिल्मों में सभी फिल्में नहीं देखते हैं। जो काफ़ी अच्छे फिल्में होती हैं, बहुत अच्छी फिल्में होती हैं, तो जिनका रेटिंग अच्छा होता है, जो समाज को कुछ दे सके, उन फिल्मों को हम देखते हैं। वैसे फिल्में समाज का आईना होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम युवा चाहे हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उन फिल्मों को देखते हैं तो सामाजिक चीज़ों के बारे में समझ आती है। तो हम फिल्में देखना पसंद करते हैं। फिल्मों में सर बहुत अच्छी मूवी का नाम भी है जिसको हमने देखा। हाँ सर, कुछ फिल्मों का नाम बताएंगे जिससे युवा विद्यार्थी देखे और खुद को मोटिवेट करे? हाँ बिल्कुल सूरज जी, उन फिल्मों में जैसे हमारा एक चाक डस्टर है जो स्पेशली एजुकेशन पे ही बना है, माझी द माउंटेन है, उसके बाद RRR फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है, मिल्खा सिंह बहुत अच्छी फिल्म है, मतलब ऐसे करके बहुत पद्मावत है, बहुत अच्छी फिल्में हैं जो कुछ भारत के इतिहास में बनी हैं, कुछ अंग्रेज़ों के शासन काल पर बनी हैं, और बहुत सारी फिल्में जुनून, और बहुत सारे फिल्में ऐसे हैं कि जो सामाजिक चीज़ों को दिखाती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है फिल्म देखना। सर, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा में क्या अंतर महसूस करते हैं? सूरज जी, इसमें हम एक ही लाइन कहना चाहेंगे, ऑफलाइन शिक्षा ऑनलाइन शिक्षा से लाख गुना बेटर है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो इसलिए इसका सपोर्ट कर रहे हैं। ये समाज भी जानता है, पूरी दुनिया भी जानती है कि ऑफलाइन एजुकेशन होता है, ऑनलाइन एजुकेशन होता है, और ऑफलाइन एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन से बहुत बेटर है। लेकिन ऑनलाइन में भी कुछ टीचर अच्छे हैं, उनका कंटेंट अच्छा है, तो कभी काल बच्चों को मतलब वहाँ से कंटेंट ले लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, लेकिन फ्यूचर में बेटर करना चाहते हैं तो ऑफलाइन ही एजुकेशन बेटर है। सर, आप यहाँ विद्यार्थियों को इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं, और कुछ विद्यार्थी जब यहाँ से सफल होकर अनेक सरकारी विभागों में सेवा देते हैं और उसके बाद जब आपसे मिलने आते हैं, तो फिर आपको कैसा महसूस होता है? सूरज जी, इस चीज़ को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इतनी खुशी होती है कि इसको हम शब्दों में बयां नहीं कर पाएंगे। और एक गुरु के लिए इससे बड़ा चीज़, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि पढ़ाया हुआ बच्चा, जो जिन बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं वो बच्चे सफल होते हैं, नौकरी में जाते हैं और मिलने आते हैं, तो बहुत ही खुशी होती है और बहुत ही अच्छा लगता है, और सीना मतलब चौड़ा हो जाता है कि हमारा विद्यार्थी हमसे पढ़ा हुआ है, तो बहुत ही अनुभूति होती है। इसको मतलब बताना मुश्किल है। सर, तो विद्यार्थी जब आप पढ़ाते हैं, विद्यार्थी सफल होकर किसी क्षेत्र में सेवा दे रहे होते हैं, और कभी तो आपको अवसर मिलता है वहाँ जाने पर, फिर जाने के बाद वो विद्यार्थियों द्वारा कैसा व्यवहार आपके साथ किया जाता है? अगर बहुत सारे विद्यार्थी अलग अलग शहरों में सेवा दे रहे हैं, वो हमारे पास व्यक्तिगत फ़ोन भी करते हैं कि गुरुजी आप अपने व्यस्त जीवन में से 1-2 दिन 4 दिन निकाल के आते और हम लोग यहाँ पे आपको सेवा देते, घुमाते, बहुत अच्छा लगता। हम लोग की काफ़ी इच्छा होती है, तो कभी कभी मौका मिल जाता है तो हम चले जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे लंबा छुट्टी लेना उचित नहीं होता है। बच्चों का अगर एक टीचर छुट्टी मारता है, मान लीजिए हम एक शिक्षक के रूप में हम छुट्टी लेते हैं, छुट्टी मारते हैं, तो बहुत सारे बच्चों का भविष्य होता है। एक टीचर की छुट्टी मारने से बहुत सारे बच्चे प्रभावित होते हैं, तो अक्सर हम लोग छुट्टी नहीं लेते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में किसी शहर में चले जाते हैं, उस शहर में पढ़ाया हुआ बच्चा रहता है,
तो वो सोचता है कि सर के लिए, अपने गुरुजी के लिए क्या कर दें, क्या खिला दें, क्या पिला दें, क्या व्यवस्था कर दें। तो हम लोग मना भी करते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हमारे सर जी आए हैं, और हम लोगों को भी एक अलग अनुभूति होती है कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे विद्यार्थी हम लोग के जीवन में मिले। तो बहुत अच्छा लगता है सूरज जी। सर, वर्तमान समय में एक ट्रेंड चल चुका है लाइब्रेरी का कि बच्चे आते हैं, क्लास करते हैं, फिर लाइब्रेरी में चले जाते हैं। तो सर, लाइब्रेरी को लेके आपका क्या विचार है? देखिए, पढ़ने वाले युवा जो विद्यार्थी हैं कहीं पढ़ लेंगे। पहले के बच्चे घर पे भी पढ़ते थे, तो अपने अपने नज़रिए से सब कुछ सही है, बस पढ़ने वाला बच्चा हो, फालतू बच्चा ना हो। लेकिन जहाँ तक रिपोर्ट जो बताते हैं बच्चे, सब पढ़ने वाले बच्चे, कि सर किसी भी लाइब्रेरी में मात्र 10% बच्चे पढ़ने वाले हैं, बाकी 90% पढ़ने वाले नहीं हैं। वो अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। कोई रील्स देख रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई चैटिंग कर रहा है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरी उनके लिए ज़्यादा बेटर है जो बच्चा कोचिंग क्लास कर चुका है, मतलब सिलेबस अपना पढ़ चुका है, किसी अच्छे टीचर के गाइडेंस में अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुका है, 2-3 साल तक पढ़ चुका है, और अभी उसकी सर्विस नहीं हुई है। सिलेबस को रिवीजन करना ज़रूरी है, सेट मारना ज़रूरी है। तो कोचिंग क्लास नहीं जा रहा है तो अपने जाकर लाइब्रेरी में इन चीज़ों को कर सकता है, ताकि रेगुलरिटी बनी रहे, रूटीन बना रहे, ताकि फ्यूचर में जो वैकेंसी आए तो उसमें उसको स्थान मिल जाए। तो उन बच्चों के लिए अच्छा है। और हम ये देख रहे हैं कि जो इंटर बच्चे पास कर रहे हैं, जो कभी अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किए और सारी ना उनका नोट्स बनाए ना कुछ बनाए, वो भी जाके लाइब्रेरी में टाइम पास कर रहे हैं। तो ऐसे मतलब बच्चों के पेरेंट्स से निवेदन है कि सबसे पहले बच्चों का सिलेबस कंप्लीट कराइए, सिलेबस बच्चे अपना कंप्लीट करें, और उसके बाद ही मतलब अपना रिवीजन के लिए तो सारी चीज़ें अच्छी हैं। वो भी जगह अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, ठीक है। तो सर, आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? बिल्कुल, ये काफ़ी आपका अच्छा सवाल है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि स्वामी विवेकानंद संस्था है सूरज जी, क्योंकि इसी संस्था की वजह से हमें पहचान मिली है, हमें लोग जानते हैं। और हमारे जीवन की बड़ी उपलब्धियों में जो यहाँ से बच्चे पढ़ के सिलेक्ट हुए हैं, सर्विस में गए हैं, तो यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारे संस्था से हम लोग के द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे सर्विस में हैं, और हम लोग को यहाँ से पहचान मिला है। सूरज जी, पैसा कमाना बहुत आसान है, पैसा लोग कमा लेंगे, लेकिन पहचान कमाना बहुत मुश्किल होता है, और पहचान एक अच्छा कार्य करके ही कमाया जा सकता है। हमें बहुत अच्छा लगता है सूरज जी कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे अलग अलग विभागों में सेवा दे रहे हैं, और हम लोग भी इस देश में किसी न किसी रूप में योगदान दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है सूरज जी। सर, हमारे समाज में कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बहुत असहाय और गरीब होते हैं। वो बच्चे अगर अपनी संस्था में आते हैं तो आप उन बच्चों का सहयोग किस रूप में करते हैं? बिल्कुल, एक अध्यापक होने के नाते हमारा दायित्व तो बनता है कि ऐसे बच्चों की भी मदद की जाए, ऐसे बच्चों को भी पढ़ाया जाए जो वास्तव में गरीब हों और जिनके पास फ़ी देने की व्यवस्था ना हो। तो ऐसे बच्चे अगर आते हैं तो ऐसे बच्चों को हम एक टीचर होने के नाते हम समझ भी जाते हैं, और उनको अलग से बुला के बात करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था कराते हैं। अगर मेरे पास एक्स्ट्रा बुक्स होता है, कुछ बुक्स होता है, तो उन बच्चों को हम बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं, निःशुल्क बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। फिर उन बच्चों को इंटरनल उनका फ़ी भी माफ़ होता है। बस वो बच्चा पढ़ने वाला हो, पढ़ के कुछ करे, तो उनके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, अगर वो बच्चा पढ़ने वाला है तो। हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे प्रत्येक वर्ष जब से संस्था ओपन हुआ तब से प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे निःशुल्क लड़कियों का एडमिशन होता है। उन लड़कियों को 3 मंथ से 6 मंथ हम लोग निःशुल्क पढ़ाते हैं। उसमें भी कोई गरीब हो, असहाय हो, जो फ़ी देने में असमर्थ हो, आगे वो पढ़ना चाहती है, तो उसकी पूरी व्यवस्था हम लोग निःशुल्क देखते हैं। सर, आपके संस्था का नाम स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे है, तो इनके जयंती पे आप कुछ ऐसे कार्यक्रम की योजना करते हैं क्या जिससे विद्यार्थी प्रभावित हों और उनको जानने का प्रयास करें? हाँ बिल्कुल, हमारी संस्था में चूँकि हमारी संस्था का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम से है, तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पड़ती है 12 जनवरी को। और जितने भी कॉम्पिटिटिव लोग हैं, विद्यार्थी हैं, सारे विद्यार्थी जानते हैं 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे के रूप में मनाई जाती है।
तो हमारे संस्था का नाम ही है स्वामी विवेकानंद। हमारे संस्था में नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस बहुत धूमधाम से भव्य तरीके से मनाया जाता है और हमारे संस्था के बहुत सारे बच्चे लड़के लड़कियां अपना कार्यक्रम भी पेश करते हैं। कार्यक्रम में बहुत सामाजिक मुद्दों पे गीत होता है और सामाजिक मुद्दों पर गीत के साथ साथ बहुत सारे बच्चे स्पीच भी देते हैं अलग अलग मुद्दों पे, सामाजिक मुद्दों पे। बहुत सारे बच्चे विवेकानंद के जीवन पे भी प्रकाश डालते हैं और उस कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग विद्वान भी, एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड अलग अलग विद्वान भी आते हैं और तो वो भी अपने विचारों को रखते हैं उस कार्यक्रम में और उनके विचारों से हमारे संस्था के काफ़ी युवा प्रभावित होते हैं और उस कार्यक्रम में बच्चों के पढ़ाई से लेके, बच्चों के भविष्य से लेके, समाज से लेके देश, हर एक मुद्दे पे उस कार्यक्रम में बातें होती हैं, स्पीच होता है, लोग अपना बातों को बयां करते हैं। सर, इस नमस्कार पूर्वांचल चैनल के माध्यम से आप युवा और विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नमस्कार पूर्वांचल चैनल के माध्यम से युवाओं को यही कहना चाहेंगे कि जीवन में समय बहुत कीमती है, समय का सदुपयोग करें, गैर जरूरी कार्य में समय को बर्बाद न करें, जरूरी कार्य करें, जीवन में स्किल सीखें, अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें, जो चीज़ें देश के लिए ज़रूरी है। अगर बच्चे बेस्ट करते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं, एक नई दिशा में जाते हैं, सही दिशा में जाते हैं तो हमारा समाज भी बहुत अच्छा होगा। समाज में जो भी बुराइयां हैं वो भी कम होंगी और समाज जब अच्छा होगा तो हमारा देश अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज अपना इतना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उपस्थित थे स्वामी विवेकानंद स्टडी क्लासेज के डायरेक्टर श्री सौरभ कुशवाहा सर, जिन्होंने एक सामान्य से परिवार से निकल के आगे आए और समाज के हर विद्यार्थियों को, आज कोई समाज में रहने वाला विद्यार्थी पैसों के अभाव में यह नहीं कर सकता कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर सकते। सर ने उन सभी बच्चों को अवसर प्रदान किया है कि आपके पास पैसे हो नहीं हो, आप इस संस्था में आइए, पढ़िए। सर का एक बहुत बड़ा योगदान रहा भातपारा रानी को शिक्षा जगत में आगे बढ़ाने का। भातपारा रानी को शिक्षा का हब बनाने में भी सर ने बहुत बड़ा योगदान किया और सर के मार्गदर्शन में आज हजारों की संख्या में विद्यार्थी कई क्षेत्रों में सेवा प्रदान कर रहे हैं। समाज को एक नया रूप देने का विद्यार्थी काम कर रहे हैं। अब आप सभी ने इस वीडियो को देखा, अब आप बताइए कि आपको यह इंटरव्यू कैसा लगा और आपने इस इंटरव्यू से क्या सीखा। कृपया कमेंट करके आप अपने विचारों को अवश्य साझा करें और अगर इस चैनल पे आप नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। और अब किसके बारे में आप जानना चाहते हैं कमेंट करके यह भी बताएं। हम पूरा प्रयास करेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से कि समाज के हर लोगों के विचारों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करें और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नमस्कार पूर्वांचल। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।